4 जून 2024 उस दिन टीवी स्क्रीन पर चुनाव के नतीजे लगातार बदल रहे थे। फिर अचानक सबकी नजर सिर्फ एक सीट पर आकर टिक गई। वो सीट थी फैजाबाद। सबसे अलग नतीजे आए हैं फैजाबाद यानी कि अयोध्या लोकसभा सीट से, जहां बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह 50,000 वोटों से हार गए। समाजवादी पार्टी के टिकट पर अयोध्या फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद, वही फैजाबाद जिसे आज पूरा देश अयोध्या के नाम से जानता है, राम मंदिर का शहर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे अहम केंद्र। और इसी केंद्र से एक ऐसी खबर आई है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा गणित बदल दिया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद चुनाव जीत चुके थे। एक दलित नेता ने, वो भी पासी समाज से आने वाले नेता ने, हिंदुत्व के सबसे बड़े गढ़ में अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया था। कि कोई आम चुनावी हार जीत नहीं थी, ये दुनिया भर के अखबारों के लिए बहुत बड़ी हेडलाइन थी। सोचने वाली बात तो थी, क्योंकि जिस शहर में राम मंदिर का ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ हो, जहां से पूरी दुनिया ने खास तरह की राजनीति का संदेश देखा हो, वहां के चुनावी नतीजे क्या होने चाहिए थे। आमतौर पर यही माना जाता था कि यहाँ तो बीजेपी को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन इस किले में सेंध लगाई समाजवादी पार्टी ने और इसे अंजाम तक पहुंचाया एक गैर जाटव दलित उम्मीदवार ने। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्या अवधेश प्रसाद की जीत किसी तात्कालिक लहर या संयोग का नतीजा थी? जवाब है नहीं। दशकों से भारतीय राजनीति में ये माना जाता रहा है कि अगर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो जाए तो फिर जातियां कोई मायने नहीं रखती, लेकिन फैजाबाद के नतीजों ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में बहुत बड़ा और साहसिक प्रयोग किया था। उन्होंने सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार को टिकट दिया। यह ऐसा सामाजिक प्रयोग था जिसने साबित कर दिया कि अगर सही जातियों को सही तरीके से एक साथ जोड़ा जाए तो कोई भी ध्रुवीकरण बेअसर हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझने वाले जानते हैं कि यहाँ कोई भी पार्टी अकेले अपनी जाति या समुदाय के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती। सत्ता की चाबी हमेशा अलग अलग जातियों के गठबंधन में ही छिपी होती है। अखिलेश यादव ने इसी चाबी को अयोध्या में बहुत बारीकी से आजमाया। उन्होंने सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटर्स के भरोसे रहने की पुरानी आदत को बदला। उन्होंने समाज के उस तबके को गले लगाया जो अब तक किसी और का पक्का वोट बैंक माना जाता था। गैर जाटव दलित यानी कि पासी, वाल्मीकि, खटीक और कोरी समाज के लोग, ये वो लोग थे जो सत्ता में अपनी सही हिस्सेदारी तलाश रहे थे। जब बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव कम होने लगा तो इस वर्ग ने नया ठिकाना ढूंढना शुरू किया। महंगाई, रोजगार और जमीनी अधिकारों जैसे मुद्दों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। और जब उन्हें समाजवादी पार्टी में अपने लिए सुरक्षित जगह दिखाई देने लगी तो एकजुट होकर अयोध्या के चुनाव में उन्होंने इतिहास रच दिया। इस एक कदम ने राजनीति के जानकारों को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस वर्ग को बीजेपी का पक्का समर्थक माना जा रहा था, उसने अपना रुख बदल दिया। ये जीत अखिलेश यादव के लिए सिर्फ संसद में एक चेहरे की गिनती बढ़ने जैसी नहीं थी, इसने उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। 2014 के बाद से बीजेपी ने यूपी में लगातार 4 बड़े चुनाव जीते थे। गैर यादव, ओबीसी और सवर्णों को साथ लेकर बीजेपी ने ऐसा किला बना लिया था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन फैजाबाद की जीत ने अखिलेश को दिखा दिया कि बीजेपी के अजेय माने जाने वाले किले को ढहाया जा सकता है, और वो भी उसी सोशल इंजीनियरिंग के ईंटों से जिसका इस्तेमाल करके कभी बीजेपी ने ये इमारत खड़ी की थी। अखिलेश को अच्छी तरह समझ आ गया है कि जातियों के खेल में अगर वो सही गोटियां सेट कर लें तो कोई भी मैदान मारा जा सकता है। अयोध्या के चुनाव ने देश की राजनीति को साफ संदेश दिया, वो ये कि जमीन पर रहने वाला आम वोटर अपने मुद्दों, अपनी पहचान और अपने हक के लिए किसी भी बनी बनाई लहर के खिलाफ जा सकता है। बड़े भावनात्मक मुद्दों के सामने भी वोटर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक नुमाइंदगी को चुन सकता है। 2024 में अयोध्या में मिली जीत ने अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नया ब्लूप्रिंट थमा दिया है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख बदल सकती है। इस ब्लूप्रिंट का नाम है पीडीए। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। अखिलेश यादव अपने हर बयान में पीडीए का जिक्र करते हैं, लेकिन असल में पीडीए है क्या और 2024 में इसने बीजेपी के तिलिस्म को आखिर कैसे तोड़ा? चलिए इसके गणित को समझते हैं।
पीडीए 3 शब्दों का जोड़ है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सुनने में ये महज एक चुनावी नारा लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इन 3 अक्षरों का मतलब है राज्य की करीब 80% आबादी। अखिलेश ने 2027 के चुनाव से पहले एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली है, वो ये कि केवल पुराने ढर्रे पर चलकर नए चुनाव नहीं जीते जा सकते। लंबे समय से समाजवादी पार्टी पर यह ठप्पा लगा हुआ है कि वो सिर्फ यादवों और मुसलमानों की पार्टी है, यानी कि MY फैक्टर। इसी पुरानी छवि के कारण बाकी पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां पार्टी से दूर छिटक गई थी। लेकिन 2024 के चुनाव में अखिलेश ने अपनी छवि को काफी हद तक बदल दिया। उन्होंने टिकट बंटवारे में ऐसा फैसला लिया जिसे राजनीति के जानकारों ने बहुत बड़ा जोखिम माना। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पार्टी की पूरी राजनीति यादव समाज के इर्द गिर्द घूमती है, वहां सिर्फ 5 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि पांचों उनके अपने परिवार के ही सदस्य थे। बाकी बचे हुए सारे टिकट उन्होंने कुर्मी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, निषाद और पासी जैसी जातियों के बीच बांट दिए। ये वो तबका है जो दशकों से सत्ता में अपनी सही हिस्सेदारी मांग रहा है, लेकिन उन्हें कभी तवज्जो नहीं मिली। अखिलेश के कदम ने उन गैर यादव जातियों के बीच भरोसा जगाया। उन्हें संदेश मिला कि अब समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक विशेष जाति का वर्चस्व नहीं है, ये पूरी तरह से सधी हुई सोशल इंजीनियरिंग थी। चुनाव के बाद जब नतीजों का गहराई से विश्लेषण हुआ तो जमीन पर इस रणनीति का असर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया। जानी मानी संस्था CSDS लोकनीति के आंकड़ों के मुताबिक 82% यादव और 92% मुसलमानों ने एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया। इसका मतलब है कि अखिलेश का MY वोट बैंक खिसका नहीं, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पक्का हो गया। 2024 के लोकसभा चुनावों में गेम चेंजर साबित हुए गैर जाटव दलित वोटर। वाल्मीकि, खटीक, धोबी और पासी जैसे दलित समुदाय जो 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत और भरोसेमंद समर्थक माने जाते थे, उन्होंने अचानक अपना रुख बदल लिया। करीब 56% गैर जाटव दलितों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। चुनाव के दौरान विपक्ष ने गांव-गांव में एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि अगर सत्ताधारी पार्टी फिर से भारी बहुमत के साथ वापस आई तो वो देश का संविधान बदल देगी, और आम जनता के बीच संविधान बदलने का मतलब आरक्षण खत्म होना माना गया। इस डर ने और इसके साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसे रोजमर्रा के मुद्दों ने दलित वोटर्स को समाजवादी पार्टी के पाले में लाकर खड़ा कर दिया। इस चुनाव में अखिलेश के लिए एक और प्लस पॉइंट था, बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरह से साफ हो जाना। एक वक्त वो था जब मायावती की पार्टी का राज्य में डंका बजता था और उनके वोट बैंक को कोई हिला नहीं सकता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थीं, लेकिन 2024 वो शून्य पर सिमट गई। इसके अलावा मायावती का वोट शेयर भी सिर्फ 9.39% रह गया। बहुजन समाजवादी पार्टी के इस कदर कमजोर हो जाने से दलित राजनीति ने खालीपन महसूस किया। दलित समाज का बड़ा हिस्सा खुद को राजनीतिक रूप से दिशाहीन महसूस करने लगा। ऐसे में ये वोट बैंक उस पार्टी की तरफ खिसका जिसमें बीजेपी को टक्कर देने और जमीन पर हराने का मादा था। जमीनी हकीकत यही है कि मायावती की पार्टी का सफाया अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। अब जरा 2024 के चुनावी नतीजों का असली गणित आपको समझाते हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कुल 43.52% वोट मिले। उन्होंने मिलकर 43 सीटें जीती। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 43.69% वोट मिले, लेकिन वो 36 सीटों पर ही जीत हासिल कर सके। देखा जाए तो एनडीए का कुल वोट प्रतिशत इंडिया ब्लॉक से 0.17% ज्यादा था, पर इसके बावजूद सीटें विपक्ष की ज्यादा आई। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के बेहतरीन तालमेल और वोटों का बिखराव रोकने का नतीजा था। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद अखिलेश यादव एक सच अच्छी तरह से जानते थे। लोकसभा का चुनाव यूपी के लिए सेमीफाइनल था। विधानसभा चुनाव की बिसात अलग होती है और उसके मुद्दे भी अलग होते हैं। राज्य की सत्ता तक पहुंचने के लिए इस 80% वाले पीडीए बेस में ऐसा वर्ग जोड़ना बहुत जरूरी है जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का पक्का और कोर वोटर रहा है। अगर उस सवर्ण वोट बैंक वाले किले में सेंध नहीं लगाई गई तो लखनऊ की राह आसान नहीं होगी, और ठीक यहीं से शुरू होता है अखिलेश यादव का अब तक का सबसे आक्रामक और नया राजनीतिक प्रयोग, जिसे कहा जा रहा है PDA 2.0।
हाल ही में अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जिसने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ जहां अखिलेश ने भरे मंच से पीडीए की नई परिभाषा लोगों को बताई। आप भी सुनिए। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। अब यहाँ एक वाजिब सवाल उठता है। अखिलेश यादव के पास पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का करीब 80% वोट बैंक पहले से है। 2024 के नतीजों के हिसाब से ऐसा मान लेते हैं, तो उन्हें अचानक 9% ब्राह्मणों की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके पीछे जज्बातों का नहीं बल्कि खालिस चुनावी गणित का विज्ञान है। विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से हर बार दर्जनों सीटें ऐसी होती हैं जहां हार जीत का फैसला 1000-2000 के बहुत छोटे से अंतर से तय होता है। इन कांटे की टक्कर वाली सीटों पर सवर्ण और खासतौर पर ब्राह्मण वोटर सबसे अहम और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सत्ता की चाबी इसी छोटे से अंतर में छिपी होती है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बीजेपी के कोर वोट बैंक को रातों रात अपनी तरफ तो नहीं मोड़ सकते। आज के समय में करीब 80% सवर्ण पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। अखिलेश का लक्ष्य इन सवर्णों को एक झटके में अपने पाले में लाना नहीं है। वो जानते हैं कि अगर कांटे की टक्कर वाली खास सीटों पर सिर्फ 5 से 10% ब्राह्मण वोट भी अपने पक्ष में खींच लेते हैं तो दर्जनों सीटों पर नतीजे उनके हक में पलट जाएंगे। अखिलेश को पूरा वोट बैंक नहीं चाहिए, बल्कि वो सिर्फ हिस्सा चाहते हैं जो जीत और हार के फासले को पाट सके। इस थ्योरी को जमीन पर उतारने का काम वो काफी पहले शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने अपने कोर वोट बैंक को दरकिनार करते हुए 81 साल के दिग्गज ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। इसके जरिए उन्होंने साफ संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी में अब ब्राह्मणों का सम्मान और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी पूरी तरह से महफूज है। ये एक तरह से बीजेपी के उस सवर्ण वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का खुला निमंत्रण था जो किसी भी वजह से सत्ता से नाराज चल रहा हो। इतना ही नहीं, 2027 के चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फिर वही अयोध्या है जहां से हमने अपनी पूरी बात शुरू की थी। सपा ने अयोध्या सदर सीट से पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को अभी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ ही लखनऊ में पार्टी मुख्यालय के अंदर बड़े स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। मंचों से भगवान परशुराम की मूर्तियों का जिक्र हो रहा है और हिंदू आस्था के प्रतीकों को खुले तौर पर अपनाया जा रहा है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की उस छवि को बदलने के लिए किया जा रहा है जिसमें उसे हमेशा हिंदू विरोधी या सिर्फ खास अल्पसंख्यक वर्ग की समर्थक पार्टी माना जाता रहा है। कागजों पर देखा जाए तो अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल अजेय लगती है। ऐसा सामाजिक गठबंधन जो मंडल की राजनीति, बहुजन समाज के अधिकारों और सवर्णों के सम्मान को एक साथ अपनी छतरी के नीचे ले आए। इससे पार पाना वाकई किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन क्या जमीनी हकीकत इतनी सीधी और सरल है? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जहां अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला दम तोड़ देता है। उस इलाके में बीजेपी की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हैं कि उन्हें हिलाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली से लगे यूपी की, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ की राजनीति, यहाँ की हवा और यहाँ का जातीय गणित राज्य के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी बड़ा सामाजिक प्रयोग आसानी से काम नहीं करता। अगर पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के लोग पूरी तरह से एकजुट होकर भी किसी एक पार्टी को वोट दे दें तो भी चुनाव के नतीजों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गौतम बुद्ध नगर और नोएडा का चुनावी तिलिस्म इसके शहरी और ग्रामीण बनावट में छुपा हुआ है। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ मुस्लिम और अनुसूचित जाति के मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं, लेकिन सत्ता की असली चाबी सवर्णों और दबंग जातियों के पास है। अकेले सिंह सरनेम वाले मतदाता
जिनमें मुख्य रूप से राजपूत और कुछ अन्य जातियां शामिल हैं। यहाँ की कुल आबादी का करीब 23.4% हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में गुर्जर समुदाय का जबरदस्त राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व है, जो सिर्फ जातियों की गिनती से नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में आई बेतहाशा दौलत से पैदा हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास के दौरान किसानों की जमीनें बड़े पैमाने पर अधिग्रहित की गई। इसके बदले में मिले भारी भरकम मुआवजे ने इस पूरे इलाके के आर्थिक ढांचे को बदल दिया। इस पैसे से आई मजबूती ने गुर्जर और राजपूत युवाओं को राजनीतिक रूप से बेहद ताकतवर बना दिया। इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी बड़ी ढांचागत परियोजनाओं ने यहाँ के विकास की तस्वीर को बदलने का काम किया। एक तरफ कॉरपोरेट कंपनियों में काम करने वाला शहरी मिडिल क्लास है, तो दूसरी तरफ आर्थिक रूप से बेहद मजबूत स्थानीय दबंग जातियां। इन दोनों के गठजोड़ ने इलाके को बीजेपी का एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया है जिसे भेदना फिलहाल तो किसी भी दल के लिए नामुमकिन सा लगता है। अगर आपको इस किले की मजबूती का अंदाजा लगाना है तो सिर्फ 2022 और 2024 के चुनावी नतीजे देख लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर महेश शर्मा ने करीब 5,50,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने नोएडा सीट से 70% से ज्यादा वोट हासिल करके इतिहास रच दिया था। इस इलाके में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला इसलिए भी औंधे मुंह गिर जाता है क्योंकि यहाँ यादव मतदाताओं की आबादी बहुत कम है। गुर्जर, राजपूत और शहरी सवर्ण गठजोड़ के सामने कोई भी दूसरा जातीय समीकरण टिक ही नहीं पाता है। डबल इंजन सरकार का नैरेटिव यहाँ के पूंजी संचालित और शहरी माहौल में बिल्कुल सटीक बैठता है। अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग और ब्राह्मणों को लुभाने की रणनीति को देखकर सत्ताधारी पार्टी भी शांत नहीं बैठी है। बीजेपी के रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि 2027 का चुनाव उनके लिए किसी भी कीमत पर जीतने वाली आर पार की लड़ाई है। इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता लगातार जनता को याद दिला रहे हैं कि एसपी का मूल चरित्र परिवारवाद से जुड़ा है। वो बार बार उस पुराने डर को कुरेद रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में यादवों के वर्चस्व की बात कही जाती थी। बीजेपी सवर्णों और गैर यादव पिछड़ों को ये याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है कि सत्ता बदलने पर पुराने हालात वापस लौट सकते हैं। सवर्णों की किसी भी नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हाल ही में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द से जुड़े विवादित सवाल पर बवाल हुआ तो मुख्यमंत्री ने तुरंत कड़ा संज्ञान लिया। ये तेजी दिखाती है कि बीजेपी अपने कोर सवर्ण वोटर की भावनाओं को लेकर कितनी सतर्क है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव के नए ब्राह्मण और दलित प्रेम को विशुद्ध राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। मायावती भले ही पहले से कमजोर हुई हो, लेकिन वो आज भी उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने की ताकत रखती हैं, जहां दलित और अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव हो सकता है। इन तमाम रणनीतियों और पलटवार के बीच अखिलेश के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अभी बाकी है और वो है टिकट्स का बंटवारा। आप मंच से भले ही ब्राह्मणों और सवर्णों को साथ लाने की बात करें, लेकिन असली खेल तो 403 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने पर शुरू होगा। अगर सवर्णों को ज्यादा टिकट दिए गए तो पार्टी का कोर वोटर यानी कि ओबीसी और दलित समाज नाराज हो सकता है। वहीं अगर ओबीसी को ज्यादा टिकट दिए गए तो सवर्ण छिटक जाएंगे। भारतीय राजनीति में दो नावों की सवारी हमेशा से खतरनाक रही है और अखिलेश इस समय ठीक उसी दो राहे पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी चूक पूरा समीकरण बिगाड़ सकती है। अगर इस पूरी सियासी बिसात को समझा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सरकार बदलने या बचाने का चुनाव नहीं है। ये इस बात का परीक्षण होगा कि क्या हिंदुत्व और मुफ्त राशन जैसी लाभार्थी योजनाओं की मजबूत दीवार को सामाजिक न्याय के नए गठबंधन से गिराया जा सकता है। क्या उत्तर प्रदेश में जातियों की पहचान को हिंदुत्व ने खत्म कर दिया है या फिर पुरानी राजनीति नए लिबास में वापस लौट रही है। अयोध्या के नतीजों ने अखिलेश को उम्मीद की राह जरूर दिखाई है, पर लखनऊ की कुर्सी का रास्ता अब भी बहुत सी चुनौतियों और कांटों से भरा हुआ है। आखिर में फैसला जनता को करना है। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।